मालिक ने कहा है और 10 रुपये या 100 रुपये मिल जाएगा, ले जाके भोजन कराऊंगा, उसका भाव थोड़ा अलग था, तो थोड़ा खुश था। लेकिन तीसरा व्यक्ति लास्ट में जो मिला, वो एक तुम पत्थर क्यों तोड़ो, वो गुनगुना रहा था, हंस रहा था, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ चल रहा था। उसने कहा पत्थर इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि यह बगल में मंदिर बन रहा है, यह पत्थर उस मंदिर में लगेगा, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के संकल्प के लिए जो काम हो रहा है, उन कामों की तारीफ करना सुनिए। जब उनकी तारीफ करेंगे तो आपको भी मन को अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या, आपने जब 2017 से पहले क्या क्या डिमोनेटाइजेशन के नोटबंदी के लिए इतना आलोचना किया, उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में हमारी सरकार बन गई। अभी पिछली बार बजट से पहले इतना आलोचना, झूठी मूठी आलोचना, देश की जनता जानती थी कि आलोचना झूठा कर रहे हैं। और जो चारों राज्यों के चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती। यह इसलिए जीती कि मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए, वंचितों के कल्याण के लिए इस बजट में पैसा भी रखे हैं, बजट एलोकेट भी कर रहे हैं और उनके सर्वोपरि रख करके वो हितों के काम कर रहे हैं। जनता जानती है। अगर आप फिर ऐसे राज्यसभा में उल्टा सीधा अगर आरोप लगाते रहेंगे ना, तो देश की 130 करोड़ जनता जानती है वो हमारे साथ खड़ी है। माननीय तारीफ है करना चाहिए कि कोविड हो, नहीं अभी वहां भी है, कर्नाटक भी आएगा, हिमाचल भी आएगा, सब जीतेंगे, अब चिंता मत रखिएगा। कोविड 1, हाँ वहां भी जीतेंगे, वहां के भी मुख्यमंत्री आपके पूर्व मुख्यमंत्री हिजाब की तुलना, वो कह रहे हैं कि जो साधु संत है वो क्या है, गेरुआ कलर का अपमान कर रहे हो। साधु संत, सारे साधु संत एक हो गए हैं और वहां से कर्नाटका से कांग्रेस साफ होने वाली है। आने दीजिए, चले, कोई बात नहीं। मान्यवर मैं ये कह रहा था कि कोविड 1 आया, वो तो हम देख लेंगे। अभी वो हिजाब को संतों के कपड़े के साथ नहीं तुलना कर सकते। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने संतों के कपड़े के साथ तुलना किया है, वहां सब संत आलोचना कर रहे हैं। चलिए आगे। सर कोविड 1 आया, अब बजट इसी पे फाइनेंस बिल पे ही बता रहा हूं। कोविड 1 आया, कोविड 2 आया, कोविड 3 आया। देश के 32 कंट्री ऐसी थी जो OECD में भी है की रिपोर्ट है, वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि इतने संकट के बाद सभी जो देश थे उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, उनकी बैलेंस शीट थी, वो डिसबैलेंस हो गया। और 32 कंट्री जो थी उन्होंने टैक्स लगाने का काम किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार ने कोविड 1, कोविड 2, कोविड 3 के दौरान भी 1 रुपए का एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं लगाया। तो यह इसकी आपको तारीफ करना चाहिए। जर्मनी, फ्रांस से लेकर के यूके, कनाडा, सब ने टैक्स लगाया, कोविड टैक्स लिया। यहाँ 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगा। यह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरी बात हम सब बता रहे। दूसरी बात, आप कहते हो कि लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही है। अरे आपके समय 2013-14 में जो देश भर में 3 करोड़ 31 लाख रिटर्न फाइल होते थे, और आज के दिन में 2020 में 6.48 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। 2022 का जब आंकड़ा आएगा तो वो 7.5 करोड़, मतलब डबल से भी अधिक लोग इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और वह जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इनकम 5 लाख से अधिक है साल की। और 5 लाख से अधिक इनकम है, क्योंकि 2.5 लाख का एग्जेम्पशन होता है और 2.5 से 5 पे कोई टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब उनकी इनकम पर मंथ 40 से 50 हजार अधिक है। ऐसे 7 से 8 करोड़ लोग देश भर में। इसी के अलावा डीमैट अकाउंट देख लो। डीमैट अकाउंट में भी आपके समय 2013-14 में 2.5 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट में रजिस्टर्ड थे। आज डीमैट अकाउंट में जो निवेशक है, रजिस्टर्ड है, उनकी संख्या 10 करोड़ से ऊपर में 4 गुना तक पहुंच चुकी है। तो 8 साल में 4 गुना। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अभी मैं 70 साल की बात बताऊंगा। फिर इसके बाद टैक्स कलेक्शन के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात चिदम्बरम जी भी कह रहे थे कि भाई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कौन सा रेशियो निकाल रहे थे, हमको समझ भी नहीं आ रहा है। 0.1% अधिक, 5% डायरेक्ट टैक्स का जीडीपी से रेशियो अभी का है, और आपके समय जो ये बहुत कम था। और बताओ आपको, आपके समय जो खर्चे होते थे
वो करंट अकाउंट में अधिक खर्चे होते थे, करंट एसेट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बहुत कम खर्चे होते थे। आपके समय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर आपके समय 12% होता था। इसका मतलब कैपिटल एसेट क्रिएशन नहीं होता था। आपके समय के रेवेन्यू पे मतलब खाओ पियो मौज उड़ाओ उस पे खर्च होता था, जो 12% होता था। आज के दिन में पिछले बजट में यह 15.91 कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर द करेंट एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक्सपेंडिचर हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देश भर में कैपिटल एसेट क्रिएट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो अवश्य रूप से देश आगे बढ़ेगा। यह स्थिति है। और 7.5 लाख करोड़ रुपए अगले साल खर्च होने वाले हैं। यह कोरोना के संकट में, अगर सारे कोरोना के समय में क्या बोल रहे, कोविड के समय में अगर 13 करोड़ 63 लाख अभी तक के टैक्स आ गए हैं, तो यह मानना चाहिए कि सरकार के जो पॉलिसी है, रेवेन्यू पॉलिसी है और सरकार की नीति है, उस पे लोग भरोसा कर रहे हैं। यह पहली सरकार है जो समय रहते लोगों को यह सोची कि यहां अधिक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, इसलिए इंडस्ट्री, अगर नई इंडस्ट्री आती है तो 15% लोएस्ट टैक्स इन इंडिया में करने का काम किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आता रहे। यह सरकार की सोच है। हमारी जो पॉलिसीज है यह है कि जो भारत में जो वस्तुएं बन सकती है, गुड्स, उनको प्रमोट करना, और जो बाहर से जो कैपिटल एसेट्स आते हैं, मशीनरी आती है, उन पे एक शायद कस्टम ड्यूटी कम करना। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए जो भारत में सामान बन सकते हैं, जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है, लगातार बजट में उनमें कस्टम ड्यूटी में घटाने का काम हो रही है, जिससे यहां प्रोडक्शन हो, मेक इन इंडिया का प्रोत्साहन मिले, आत्मनिर्भर भारत का प्रोत्साहन मिले। और जो बड़ी मशीनें होती है उस पे कस्टम ड्यूटी कम करते हैं, और जो हमारे जो यहाँ के संपत्ति, जो यहाँ छोटे मोटे गुड्स हैं जो यहाँ बन सकते हैं, उससे कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ के गुड्स को प्रमोशन मिले। और उसी का नतीजा है कि आज, इसी का नतीजा है कि कोई सपने में नहीं सोच सकता, आज हमारा जो एक्सपोर्ट है वह $400 बिलियन हुआ है, जो देश के इतिहास में रिकॉर्ड है। पहले से 37% अधिक हुआ है। इसकी तारीफ करना चाहिए, तो इसकी तारीफ ये लोग करेंगे नहीं। ऑटो पार्ट्स, छोटी छोटी जो चीजें हैं जो यहां बन सकती है, उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है। और बाकी जो है बड़ी मशीनों का, जैसे मैंने कहा, उसमें रॉ सिल्क है, सिल्क यार्न है, इन पे लगातार पहले नील होता था कस्टम ड्यूटी, अभी इस पे 10% किया है, इसलिए जिससे कि कॉटन में लगे हुए जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके और यहाँ का उत्पादक उसको प्रोत्साहन कर सके। जो सिल्क यार्न है, इसी फाइनेंस बिल में जो 10% उस पर कस्टम ड्यूटी होता है, 15% कर दिया, जिससे कि यहाँ के जो किसान है, करोड़ों किसान है, उनका उसको लाभ मिले। 33 आइटम ऐसे हैं, 33 आइटम्स in 2021 where the custom duty it has been increased now. Now the government is planning that there are 350 exemptions. These exemptions will be phased out in manner way so that Make in India and आत्मनिर्भर भारत, इसके अंतर्गत हम अधिक से अधिक सामान का उत्पादन कर सके और भारत अपने पैरों में और तेजी से खड़ा हो सके। इसकी तारीफ करना चाहिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पहले क्या होता था कि पहले विदेशों से ही आता था, यहां बनता नहीं था। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013-14 में तो कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहां होती नहीं थी। 2017-18 में 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है और अभी 2021-22 में 42,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। मतलब 30 गुना एक्सपोर्ट मोबाइल के क्षेत्र में हुआ है। यह पीएलआई का ही एक देन है, प्रोडक्टिव लिंक स्कीम का। डिफेंस के क्षेत्र में 2014-15 में केवल 1141 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। आज के दिन में डिफेंस का 11,600 करोड़ रुपए, मतलब 6 गुना एक्सपोर्ट हुआ है। यह क्यों हुआ है?
यह गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण हुआ है, पीएलआई के अंतर्गत उनको प्रोत्साहन देने का काम हुआ है, उसके कारण हुआ है। इनकम टैक्स में अभी बात आई कि कल चिदम्बरम जी में बोला 139(8)A 140(B), उन्होंने कहा कि द इनकम विच हैज बीन ओमिटेड, उसका उसी के लिए क्यों है जो इनकम जो कम कर सकते हैं उसका भी प्रोविजन इसमें होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, इसमें क्लियरली है एनी इनकम विच हैज बीन ओमिटेड यू कम टू नो दैट दिस इनकम शुड बी इंक्लूडेड। सो there is an amendment in section 139(8)A and 140(B) that from the end of the assessment year in 2 years you can rectify your return, you can file। तो अच्छा है, इसको स्वागत करना चाहिए, इसका भी क्रिटिसाइज करते हैं। फेसलेस स्क्रूटनी का भी क्रिटिसाइज कर रहा है। 144(B) में अमेंडमेंट है कि फेसलेस जो स्क्रूटनी है उसमें एक आपको मौका दिया जाता है कि इफ एसएससी डिजायर्स दैट माय पर्सनल हियरिंग should be there, तो 144(B) में कहा गया yes the assessing officer cannot deny, yes through video conference your personal hearing that will be done। तो इसकी भी तारीफ करना चाहिए। कोविड के दौरान जो खर्चे हुए हैं व्यक्तियों की, वो जो परक्यूजिट मान करके उस पर टैक्स लगने की संभावना थी, इस फाइनेंस बिल में कहा गया है इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट, तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। और तो और अगर 10 लाख रुपए किसी डिजीज को मिला हुआ उसके रिलेटिव को, तो उस पर भी देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। कोऑपरेटिव सेक्टर में हजारों करोड़ों लोग काम करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी टैक्स का जो 18.5 था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 15%। इसलिए बहुत सारे इसमें काम हुए जी। मैं नहीं, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डाटा है, इसमें सब कंट्री देखेंगे कंट्रीज का, तो इसमें इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बारे में बात कही है। गरीब कल्याण के लिए सब बात हो गई, बट एक ही बात कहना चाहूंगा गरीब कल्याण के लिए। मैं 2 बातों के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना, अभिनंदन करना चाहूंगा। आज ही 5 लाख लोगों को आज ही 5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में 5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक साथ गृह प्रवेश दिया है, यह प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ जो अनाज फूड ग्रेन है, उस फूड ग्रेन को भी 6 महीने तक बढ़ाने का काम किया, मुफ्त में दिया जाएगा। इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। हो गया, कितना समय था? हो गया पंडित जी? ठीक है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मानव अभी जो एक क्राइसिस आ रहा है, इसके संदर्भ में 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूंगा। जब क्राइसिस गल्फ क्राइसिस आई थी तो उस समय स्थिति क्या थी 1991 में, जरा सबको ध्यान हो जाए। उस समय 1991 में जब गल्फ क्राइसिस, जैसे उससे हमारा लेना देना कोई नहीं था, उस समय गल्फ क्राइसिस के समय हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व केवल 10 दिन का होता था। उसके साथ साथ हमारा जो एफडीआई था, एफडी फिजिकल डेफिसिट, वो 8.4 पहुंच गया था, इन्फ्लेशन 16.7% पहुंच गया था, फॉरेक्स लोन 23% हो गया था। हम 10 दिन के लिए भी हमारे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता था, हम सोना गिरवी रखते थे, तब जाकर के हमको तेल मिलता था। उस समय की स्थिति ये थी। और आज की स्थिति, यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उससे भी हमें लेना देना कुछ नहीं है। वो यूक्रेन के समय भी, यह आज के भी अखबार में देखेंगे तो यह रिपोर्टिंग है कि यूक्रेन के वार के समय में इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जो है व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता है, इटली को भेज सकता है, इजिप्ट को भेज सकता है, यूके को भेज सकता है। इसलिए यूक्रेन वॉर के समय भी हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी है, और आने वाले समय में अवश्य रूप से इन वस्तुओं को बाहर के देश में एक्सपोर्ट करके हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। यही मुझे आपसे मान्यवर कहना था। और अब चूंकि समय हमारा पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बोलने का मौका। अरे बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन, हाँ, प्लीज बी ब्रीफ, योर टाइम। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने गेरुआ का अपमान किया है। Nothing will go on record. You please start. Nothing will go on record.
उधर निपटेंगे, No, please sit down. Please sit down. Please sit निपटेंगे, down. No, no. Please sit down. उधर निपटेंगे। Please sit down. No, no. This is not the way. हम अच्छा बैठो बैठो। कर्नाटक में निपट लेंगे। विजय बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा हुआ बहुत हुआ बहुत बैठ जाइए अभी। उधर Don't waste the time of the other members. उधर निपटेंगे। Mr. Nasir Hussain. Mr. Nasir अपमान Hussain. मत करो, बस हो गया, सही है। Please. Mr. Nasir Hussain, please. Dr. Shantanu Sen. Sir, उधर निपटेंगे, वही निपट लेंगे। अरे शुरू करो। sir, standing on behalf of the बहुत कम समय दिया यार, pro-people आधा and घंटा बोले थे आप। pro-people party All India Trinamool Congress, I was listening to my BJP colleague talking about poor, sitting in a country where we are having more than 800 million real poor people, being run by our supreme leader, wearing a suit worth 11 lakhs, riding a car worth 12 crores. Now, I will be citing some example to state the real facts, sir. Sir, in last 7 days, 22nd to 24th March, petrol and diesel price hike took place 7 times. Altogether 4 per litre on petrol and 4.10 per diesel. Sir, is it not the against of the interest of the poor? Sir, this country is selling out the profitable PSUs. They are more interested in getting the revenue out of the fuel. Is it not against the interest of the poor, sir? Sir, in 2014, the excise on petrol per litre was 9 rupees 48 paisa. It has become in 2021 27 rupees 90 paisa. There is an increase of 211%. Is it not the against of these poor people of the country, sir? Control your hands. Control your hands. Control your hands and speak. Sir, on diesel, the excise duty on diesel per litre in 2014 was rupees 3 rupees 56, which became 21 rupees 80 paisa in 2021, with an increase of 633%. Is it not against the interest of the poor people, sir? So far the LPG is concerned, in 2021 the price was 770. In 1 year it has become 950. There is an increase in 23%. Is it not the against of the interest of the poor people, sir? Sir, people are forced to use kerosene. Let me tell you the fact. In 2021, per litre kerosene was 22, and in 2022 it has become 45. There is an increase of 101%. Is it not going against the interest of the poor people, sir? Sir, domestic edible oil. I think our learned union ministers, they all are practicing oil-free diet. That's why they have increased the price so much. 2022 March, it was 125 rupees per litre, and in 1 month, it has become 180 rupees per litre. There is an increase of 52%, sir. They are forcing all of us to have oil-free diet. Sir, retail, cereal, fruits, vegetables, food, there is an inflation which has driven up to 5.4% by January 2022. Sir, fuel price for bulk users, it has hiked by 25 rupees per litre. Jet fuel price increased by 18.3% on 16 March, sir. Sir, the skyrocketing of fuel price will cause a further pressure on India's worsening inflation. In January 2022, the retail inflation rate in India crossed the RBI threshold limit of 4 plus 2%, touching a whooping of 6.01%, sir. Sir, the wholesale price index, which is the main measure of inflation, it has also been in double digits for last few months. It has become 13.11%. When the market perception was, it can be maximum up to 12.1%. Sir, the problem is our present government, they are gradually forcing us towards the Mesolithic age.
They are gradually forcing us to adopt the practice of using wooden logs, walk on the road, eat raw vegetables, and go for hunting to earn your food. That's why they are trying to do so, sir. Sir, they are setting the poor's kitchen into the fire, sir. And they are talking about the poor people. India has never witnessed such anti-poor people government in the history since independence. And I strongly believe government should take up the issue very seriously because the poor are crying. Otherwise, people are making their mind to give a befitting reply in due course of time. Thanks for giving me the time, sir. Thank you so much. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, Honorable Sir, for giving me time to speak on these two important bills. Sir, आज 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं और अगर आपकी अनुमति होगी सर तो मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता होती थीं उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है 3 अगस्त 2010 की है और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन जो आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है तो उन्हीं की भाषा उन्हीं की स्पीच में रिपीट करना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है वो एकमात्र शब्द है वो है महंगाई। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है वह वाक्य है मार दिया इस महंगाई ने। आगे वो बोल रही हैं मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। उन्हीं के शब्दों को अगर हम ये रेफरेंस को दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल दे दूंगी सर। अगर उन शब्दों को हम फिर से रिपीट करेंगे 2022 में और खास करके उस सरकार पे जिसने 2014 से महंगाई की मार की बात की हो तो ये शब्द फिर से उन पे लागू होते हैं। सर हमारे वरिष्ठ नेता शिवसेना के वरिष्ठ नेता श्री अनिल देसाई जी राज्यसभा के मेंबर हैं और उन्होंने इस बात को उठाया था जब बजट पे डिस्कशन हो रहा था कि जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनका वेज रिविजन होना था। बाकी सारी इंडस्ट्रीज का हो गया पीएसयू बैंक्स का हो गया पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज का हो गया और इनके वेतन की जब बात आई है 2012 से जो वेतन है वो अभी तक लगातार वही चल रहे हैं और इन लोगों ने उस समय पे काम किया है जब कोविड का काल था। फर्स्ट वेव हो सेकेंड वेव हो जैसे बैंक एम्प्लॉयज थे वैसे वो भी लगातार काम कर रहे थे और वो उनकी बस एक ही मांग है कि जो वेज रिविजन है उसको कंक्लूड कर उनको जो सही वेज है वो उनको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और इस वेज रिविजन का जो चर्चा है उसको कंक्लूड करना भी बहुत जरूरी है और उनके ऊपर जो भार लगा हुआ है महंगाई की मार है सब जनता पे है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ध्यान देना चाहिए सर। सर हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही है इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो जब जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है तो ये मानना लाजमी होगा कि लोग जो हमारे देशवासी हैं जो युवा हैं वो दूसरे देशों में जाकर रोजगार के माध्यम ढूंढ रहे हैं और रोजगार के माध्यम ढूंढने के साथ साथ जो हमारा टैलेंट ड्रेन हो रहा है ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं वो लगातार जारी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूं 2018 की एक बैंक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था हमारे जो युवा जा रहे हैं जा ही रहे हैं पर जो हमारी जो बात की जाती है कि गरीब विरोधी सरकार है वो अब शायद जो मिलियनेयर्स हैं जिनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं उसमें से 23,000 इंडियन मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट द कंट्री सिंस 2014। उन्होंने भी इस देश को नो कॉन्फिडेंस दिया है सरकार की वजह से। एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है जो कहती है 5,000 मिलियनेयर्स 2% of the total number of high net worth individuals in India have left the country in 2020 alone। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज के अनुसार आज ये हाल बनाया हुआ है। 6 लाख इंडियंस हैं
जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी गिव अप कर दी है। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ अभी एफडीआई की बात सुन रही थी, माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बहुत सारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफडीआई आ रहा है जब से इनकी सरकार बनी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी सर, 2010 में 2020 में 20-21 में कहा गया था $81.7 बिलियन एफडीआई देश में आया था, जो कि पिछले साल से 10% ज्यादा था। पर अगर आरबीआई की उसी साल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एफडीआई जो आया था उसका सबसे ज्यादा कंपोनेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आया था, जिसका जंप था 6,801%। 6,801%। और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट जो आया था वो कितना था? barely 0.8%। तो ये जो हवाला देते हैं 10% का, वो भी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसा ही प्रॉफिट बनता है ये पैसा निकाल कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले सर, ऑल इंडिया रेडियो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट आई थी, ट्वीट किया गया था, बेचारे को ट्वीट डिलीट, बेचारा बेचारी जो भी हो गया उस ट्वीट के पीछे, उनसे डिलीट करवाया। मैं तो उम्मीद करती हूँ उस बेचारी बेरोजगार ना हो गए हों। Foreign investors have pulled out over rupees 1.1 lakh crore from the Indian capital markets in the first 3 months of this year. तो जो सरकार एफडीआई का हवाला दे रही है, ये सरकार क्या ये भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी देश की जनता के सामने? नहीं गिनाएगी। टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, कहा हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है, जैसे कि हम पे कोई एहसान किया हो। इस समय पर जब देश पे इतनी महंगाई की मार है और देश के युवा बेरोजगार हैं, आप कहें हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है और आप इसका एहसान मानिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। कुछ दिनों से, कल भी मैंने सुना, 2 सीनियर लीडर्स हैं, ऑनरेबल एमपीज भी हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगी इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं, जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे। और मैं जब माननीय एमपी को सुन रही थी, सर कुछ भी नहीं है, सर कुछ भी नहीं है। हाँ, जरूर लगा दूंगी सर अगर आपकी अनुमति होगी। वित्त मंत्री बता दो दे लीगल है या इलीगल। जी, तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर कि हमारा टैक्स भी लग गया उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में उसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा, जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हैं हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है। तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर, मैं एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज यहाँ पे कहूंगी। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया,
ऐसे ही इंटरनेट जब आया था, देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? Please conclude. Sir, I will just conclude with just one last bit. Okay, sir, we are living in the world of Web 3.0. Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. Thank you. And we can conclude, sir, just one last second, sir. We can continue to take pride in that reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the Finance Minister to think about it. And thank you so much, sir. With these words, I conclude my speech. Thank you. Jai Hind. श्री राम कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 2022 और फाइनेंस बिल 2022 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसके साथ में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका जिनका नाम लेने में भी सामने वालों को प्रशंसा तो नहीं करेंगे वो, लेकिन लगता है कि उनको वो डर लग गया है। जो बच्चों को सुनाते थे, शोले फिल्म देखी थी उपसभापति जी, जिन्होंने भी देखी, गब्बर सिंह आ रहा है, तो उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको आज विश्व के अंदर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और जिनकी जो रेटिंग है नंबर 1 पर है, लेकिन उनका नाम सुनने में भी हमारे विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो यशस्वी है, और यशस्वी इसलिए है कि उनके कार्यकाल में जितने भी बजट आए, दिशा निर्देश में जो बजट आए हैं 2014 से लेकर के 2022 तक, और जो वित्त मंत्री महोदय आए और मंत्री महोदया ने जो ये बजट 2022-23 का जो प्रस्तुत किया है, इसके अंदर प्रधानमंत्री का सोच, इस तरह सोच कि देश के अंदर हो सकता है कि दिक्कतें आए, चुनौतियां आए, और चुनौतियां आई है जिनकी मेरे पूर्व सांसदों ने अच्छी तरह से पूरे विस्तृत रूप से आपको बताया है। मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, लेकिन दृष्टिकोण ये रहा, मेरा मानवीय जो लेमैन है, जो गांव गरीब और मजदूर और किसान है, महिला है, युवा वर्ग है, उन लोगों को दिक्कत नहीं हो। माइक्रो लेवल से हम बढ़े, मैक्रो लेवल पर जाएं, लेकिन उसके अंदर जो गरीब है, मध्यम क्लास है, उसको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो माननीय उपसभापति जी, पिछले बजटों में आपने देखा, और ये जो बजट आया, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ये कल्पना नहीं थी कि इतनी महामारी के बाद में, इतना पेंडेमिक, जिस भारत के पास में रिसोर्सेज नहीं थे, 135 करोड़ जनसंख्या थी, और वो महामारी को भी ये कहता कैसे ये इसका मुकाबला करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां थी, महामारी के दौरान सुनामी भी थी, पड़ोसी देशों की भी जिस तरह का माहौल था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 की तीसरी लहर तक को जिस तरह से संभाला, पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय की सीमा है। लेकिन आपने जैसे आप माननीय सुशील मोदी जी ने कहा, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच दूरदृष्टा थी कि यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा हमारी जनहानि नहीं हुई, वरना तो 100 साल पहले जिस तरह का महामारी आई थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन करोड़ों में लोग खत्म हो गए थे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे,
लेकिन सबसे बड़ी बात, महामारी के दौरान आपने देखा 5 मिनी बजट इस देश के अंदर प्रस्तुत किए गए, हालात नहीं थे, और उसमें अंदर ध्यान किसको रखा गया? उस गरीब, उस मजदूर वर्ग को। और आज कुल मिलाकर के देखें तो उस समय 2,68,000 करोड़ गरीब लोगों के लिए, उनको रोजी रोटी के लिए, उनके साथ में वो भूखा नहीं जाए। 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न दिया गया, ये छोटी बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को जो हमारे सोर्सेज है उसमें से निकाल करके अगर 2.68 लाख करोड़ उसके अंदर देते हैं, और अभी अभी जो माननीय मोदी जी ने जिस तरह का सितंबर तक जो योजना लागू की गई है उसके अंदर मिलाए तो 3 पॉइंट समथिंग करोड़ उसके लिए होता है कि सितंबर तक, कि मेरा जो गरीब की कहते हैं कि गरीब यहां भुखमरी में मर रहे हैं, महंगाई से शोर है। आज गरीब महंगाई के लिए नहीं चिल्ला रहा, आज वो लोग चिल्ला रहे हैं गरीबों ने, जिनको बिल्कुल ठुकरा दिया है, गरीबों ने नकार दिया है। उन्होंने देखा है कि 60 वर्ष के अंदर, दशकों से 1947 के बाद में गरीबों का नारा दिया, किसानों का नारा दिया, महिलाओं का शक्तिकरण का नारा दिया, युवाओं को रोजगार देंगे, इन सब चीजों को वो झुमेले उनके थे। इसका रिजल्ट क्या आया? देश के अंदर उनके कार्यों के कारण से हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। स्वच्छ डेमोक्रेसी के अंदर, हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर, अगर डेमोक्रेसी में अगर विपक्ष नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सही नहीं चलेगी। लेकिन हमें दुख इस बात का है, हमारे विपक्ष के लोग झूठ पर झूठ बोल करके अपनी पाठशाला में ऐसे झूठे तैयार करते हैं। आप प्लीज, मैं माननीय उपसभापति जी आपसे संरक्षण चाहूंगा। अगर मेरे फिगर में बोले दीजिए प्लीज। देखिए मेरा टाइम बहुत कम है, इसको एक्सक्लूड कर दें आप। मैं किसी के लिए प्रति नहीं करा, लेकिन वास्तविकता है उसको अगर आपने नहीं देखा तो निश्चित है कि आने वाले समय में आपके लिए कोई चांस नहीं रहेंगे। कि देश बड़ा समझदार है। आज आपने देखा बेरोजगारी कैसे दूर होगी। आज इस बजट के अंदर हमारे दोनों एप्रोप्रिएशन जो बिल के अंदर जिस तरह का अमाउंट है, जो 1 अप्रैल से हमारे मंत्रालयों के माध्यम से जो आवंटन होगा और जो विकास कार्य होंगे पीएम गति शक्ति के माध्यम से, उन 7 इंजनों को 7 सेक्टरों को जोड़ा है। माननीय उपसभापति जी सामने बैठे हैं। एक मत करो प्लीज प्लीज। माननीय उपसभापति जी, records will be verified and action will be taken accordingly. नहीं आप सुनिए। Records will be verified. माननीय सांसद महोदय आप सुनिए आराम से। मैं आपकी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस महामारी के बाद, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इस महामारी के बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस गति से बढ़ाया है 7.52 लाख करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर उसके अंदर स्टेट फाइनेंस असिस्टेंस और ग्रांट को इंक्लूड करते हैं तो 10 पॉइंट समथिंग 68 लाख करोड़ हो जाता है। इससे क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ता है, कैपिटल असेट्स बढ़ती है, तो मल्टीप्लाई जॉब होंगे और उससे जॉब क्रिएशन होगा। इतना ही नहीं, पीएलआई स्कीम के माध्यम से हमने सिद्ध किया है, पहले 10 सेक्टर को लिया था, अब 14 सेक्टर को लिया है, और जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके कारण से आपको मैं बताना चाहूंगा, समय नहीं है, डाटा है कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं। हम पब्लिक सेक्टर को भी इनवाइट कर रहे हैं, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और टैक्सेशन की बात अगर हम करते हैं तो टैक्सेशन का जितना इंप्रूवमेंट इस 7 साल के अंदर टैक्सेशन में हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, कॉर्पोरेट जगत को राहत देना, मैन्युफैक्चर को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, डिमांड के अनुसार से सप्लाई होना, टैक्स को कम करना जरूरी था, और इनकम टैक्स में इंडिविजुअल व्यक्ति पर भार नहीं पड़े। इस महामारी के बाद में भी 2 वर्ष के अंदर उसके अंदर 0% कहीं उनको टैक्स को नहीं बढ़ाया जाना, जबकि मेरे पूर्व सम्मानीय वक्ताओं ने, उपसभापति जी उल्लेख किया है, जो
डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने 30% से लेकर के 50% तक टैक्स बढ़ाया गया है। ये हमारी ये सूझबूझ, ये प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश और वित्त मंत्री महोदय का वो कार्य अभी है, सब टाइम है मेरा, वो जो टाइम डिस्टर्बेंस किया वो भी इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे आप। मैं अपनी बात को जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी पे बहुत बड़ी बात हो गई है। जीएसटी का जो कलेक्शन जिस गति से बढ़ रहा है, महंगाई पर मैं आ जाता हूं। महंगाई पर बहुत आपके पास में एक ही है कि महंगाई आसमान को छू रही है। गरीब नहीं मर रहा, गरीब को तो राज भी दे रहे हैं, आवास भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, गैस भी दी जा रही है, और गरीब के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके लिए रोजगार के लिए, जो छोटे धंधे एमएससी क्षेत्र के लिए, उसके लिए भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये बात करना चाहता हूं कि पेट्रोल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 2004 के बाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी और जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने जा रही थी, उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की थी, ऑयल बॉन्ड्स को उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे, और आज करीब 1.5 लाख करोड़ जो ऑयल बॉन्ड की जो कीमत और आज डबल से ज्यादा हो गई, ये सरकार उसका ब्याज भी चुका रही है। इस तरह से हम नहीं कहते कि हमारा व्यक्ति या हमारी संस्थाएं यानी फाइनेंशियल मैटर से वो बिल्कुल कंगाल हो जाए, बल्कि हम ये नहीं चाहते मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है वो गरीब के लिए जरूरी है। लेकिन इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि आप पैसा, और पैसा भी दिया हमने। मैं आपको माननीय सभापति जी, विद इन माई टाइम मैं अपनी बात को खत्म करूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आरबीआई का मॉनेटरी इन्फ्लेशन रेट कैसे कम नहीं हो रही, आपके जमाने में डबल डिजिट थी, उसके बाद में हमारा सिंगल में आया, महामारी के दौरान मैं मानता हूं कि 11% हो गई। लेकिन आज जिस तरह का हमने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर करीब 3 लाख करोड़ का जो हमने इंक्लूजन किया है, और जिस तरह से एनपीए को कम किया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम में रेपो रेट के माध्यम से, ओपन सिक्योरिटी के माध्यम से, और जो उन्होंने सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से जो पॉलिसी के तहत उन्होंने जो कंट्रोल किया, मुझे उम्मीद है कि हम 6% से भी डाउन जाएंगे। ये रिकॉर्ड होगा हिंदुस्तान का पूरे विश्व के अंदर में। मैं इसी के साथ में आपको करना चाहता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो अमेंडमेंट किया है, उसको लेकर के कहीं भ्रांति होगी। देश के अंदर डिजिटल को एक नोट के रूप में जानने के लिए कोई प्रावधान अड़चन नहीं डाले, और आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी होगी, और करेंसी के साथ में जिस तरह का क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिसीजन लिया गया है, और वो 30% है। मैं तो ये अनुरोध करना चाहूंगा, सदन को भी समर्थन करना चाहिए कि रेगुलेशन भी बढ़ेंगे, बिल भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए 50% भी अगर टैक्स लगाते हैं तो उसके लिए किया जाए। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज मैं अंत में इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण का साथ दे, और आज जो एक गरीब वर्ग के लिए जो उत्थान के कार्य कर रहे हैं उनमें सपोर्ट करें। आप अच्छा नाम नहीं लगेगा, अच्छा दुनिया को लगेगा, आने वाली पीढ़ियों को लगेगा, और गरीब उनको भगवान के रूप में पूजेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। श्री नदीमुल हक जी। सर, सबसे पहले मैं सरकार को कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं, बधाई हो। सर, ये सरकार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रही है, और गिनीज बुक में इसका नाम सुनहरे हरफों में लिखना चाहिए सर, कि पिछले 8 दिनों में 7 बार तेल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन जो चीज ध्यान देने की जरूरत है कि इंटरनेशनल प्राइस अभी देखा जाए तो इन्हीं 8 दिनों में $119 से लेकर के $108 कम हो गए, और इधर दाम बढ़ गए। इसका जवाब कौन देगा सर? हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के बहाने एक पब्लिक के खुली लूट हो रही है सर। अभी कह रहे थे हमारे माननीय एमपी साहब कि 50-50 मील तक अगर खबर हो जाती है कि भाई बच्चा सोता है नहीं तो खबर कर दो, तो ये तो गब्बर का नाम ले रहे थे सर। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है? ये तारीफ कर रहे हैं कि अपने ही सरकार को गिरा रहे हैं कि गब्बर के जैसा तो लुटेरा कोई नहीं मिलेगा। शोले में सबसे बड़ा लुटेरा पूरे हिंदुस्तान में गब्बर का नाम है। ये गब्बर किसको कह रहे थे? ये तो अपने आप के समझने की बात है सर। आज इनकी खबर नहीं है, ये जाएंगे वापस, इनकी खबर नहीं है। खैर, मैं अपनी बात कहता हूं सर कि अभी 5 स्टेट का इलेक्शन कंप्लीट हुआ सर।
5 स्टेट में, अलग अलग 4 स्टेट में इनकी सरकार आई, इनके जो सीएम है उनको तख्त पर बैठा दिया गया। पब्लिक ने इनको बहुत बड़ा तोहफा दिया, लेकिन इन्होंने पब्लिक को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? हर रोज एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल रोज रोज का दाम बढ़ रहा है। तो मेरा कहना है सर, इनका तो यही डायलॉग हुआ, फिर तुम हमें वोट दो, मैं तुम्हें तेल के दाम बढ़ा के दिखाऊंगा। तो सर, इसके लिए मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये पॉइंट एक नोट करने की जरूरत है कि तेल से, दाम से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए आम पब्लिक बहुत ही दुखी है। मैं इसी हाउस में एक सोलेम प्रॉमिस वित्त मंत्री ने किया था कि जीएसटी कंपनसेशन सारे स्टेट को दिया जाएगा। तो स्टेट के जीएसटी के लिए जितना अभी बाकी है, अभी हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल को 2021-22 में 4,292 करोड़ अभी बाकी है। ये प्लीज मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी ये दे दे। और ये आंकड़े मैं ऐसे नहीं लेके आया हूं सर, ये हमारे वित्त मंत्री एक जवाब में, क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने अपने आंकड़े दिए हैं, उन्हीं के आंकड़े उनको दिखा रहा हूं कि भाई इसमें 4,292 करोड़ जो है वो स्टेट को दे दे, उसके डेवलपमेंट के काम में आएंगे, नहीं अटकाए। सर, कुछ दिनों से ऑपोजिशन और हमारे टीएमसी के, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के एमपीज डिमांड कर रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं और महंगाई है, एसेंशियल कमोडिटीज की भी, उसके लिए एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाए। आज भी हमारे 7 एमपी ने 267 पर नोटिस दिया, कोई भी अलाउ नहीं हुआ सर। विषय पर बोलिए, विषय पर। कोई भी अलाउ नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने कहा कि ये विषय भी आप जब फाइनेंस बिल पर डिस्कशन होगा उस पर आप उठाइएगा, तो मैं उसी के लिए उठा रहा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सर। मैं जो बोलना था वो बोलिए। तो मैं सर कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन हमारी पार्टी तृणमूल घास फूल की पार्टी है, ग्रास रूट की पार्टी है, इसलिए मैं ग्रास रूट में जो पीड़ा उठ रही है इस महंगाई के कारण, वही मैं सरकार के सामने आकर्षित करा रहा हूं सर। और मैं इतना ही कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि सर, बहुत सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसके दाम बढ़ गए हैं। जैसे ग्राम दाल अगर देखा जाए सर, 65 रुपए से 75 रुपया हो गए, मूंग दाल 86 रुपया से 103 रुपया हो गए, मसूर दाल 64 रुपए से 91 रुपया हो गया, और जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल 111 से 176 रुपया हो गया, वनस्पति है 82 रुपया से 134 रुपया हो गया, सोया ऑयल सर 94 रुपया से 150 हो गया, पाम ऑयल 79 रुपया से 130 रुपया हो गया। तो यही मेरा फिर सवाल है सर कि जब सब चीज के दाम बढ़ रहे हैं, किसका महंगाई से जो पब्लिक मार खा रही है, ये कहां जाए, ये अपनी पीड़ा लेके किसके सामने रोए? सर, मैं पिछले जवाब में कि किरासन के दाम बढ़ रहे थे, वित्त मंत्री ने कहा था कि किरासन को हम लोग फेज आउट करेंगे। अब गरीब आदमी का फ्यूल है किरासन, अगर उसको फेज आउट करेंगे तो क्या चीज से फेज आउट करेंगे? एलपीजी, सीएनजी, इसके भी तो दाम बढ़ रहे हैं, तो इसके भी दाम बढ़ रहे हैं और किरासन के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ये जाएंगे कहां? सर, मैं आखिर में बस आपका वक्त और नहीं लूंगा, एक बात कह के बस अपनी एक खत्म कर दूंगा। आप अगर रिक्वेस्ट करें तो मैं एक शेर सुनाता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे थक गए हैं लोग महंगाई के मारे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिस्टर बिनोय विश्वम। Thank you, sir. Sir, 2 hours back, I was in Jantar Mantar. Silence. Along with the workers who are on strike. So when I was there in scorching heat, thousands of them were there. Sir, in those striking workers, one could see all sorts of working people of this country. Whenever the government speak about wealth and wealth creation, this government always forget them. BJP as a party should tell the nation that whether they believe that the workers have a role in the wealth of this country and its creation. If they believe so, they should be more considerate to the cause of the workers. So I could see the toiling people there, the domestic workers,
Anganwadi workers, Asha workers, midday meal workers, all sorts of textile workers, all sorts of poor people, along with the LIC, GIC, bank employees. All were there. Sir, why they strike? They strike for the country's future. My question to the Honorable Finance Minister is that when she comes with a bill that says about the financial proposals of the central government for the financial year 22-23, in that financial proposal, where do you place the workers? What regard you have for them? This is my question. Sir, this is not the concern of we, the left trade unions, or the views of the opposition. Sir, I have with me a document from the BMS of Bharatiya Mazdoor Sangh. I am very sure the BJP MPs are quite aware of a decision of the BMS to have a big rally on 17th of November this year against, no, this year. It is going to happen. Thousands will come to Delhi under the banner of the BMS flag, a part of the Sangh Parivar. And they say to hold massive rally comprising of banking, insurance, railways, defence, postal, coal, non-coal, mines, steel, cement and all public sector enterprises like BHEL, NIPC, Power Grids, NHPC, THDC, BPCL, ONCC, IOC, aviation sector, FCI, HAL, HMT, BEML, BEL, CEL, ECIL, NALCO, NEEPCO, it goes like that. Sir, the BMS, Air India also. Yes, BMS statements. I may request the government to make it clear with whom do you stand, for whom do you rule, for what you come with this finance bill. This bill is not for this kind of people. I don't want to narrate the whole list again. They are the part of the country. They built the nation. And now, when you come with the slogan of Bharat Mata Ki Jai and Abadar for Bharat, what we see is that, yes, I repeat, Bharat Mata Ki Jai. We are for that. But you are not for that. You are not for that. No, I am telling you, they say it. The country's soul, the country's heart are for sale. Are for sale. You sell it for whom? You sell for the FDI. FDI is foreign direct investments. They come and they loot the country. You pave the way for them. You pave the path for them. And you repeat the slogan, Bharat Mata Ki Jai. When we say it from the heart. When you say it, from your tongue only you say it. I support the view of Abadar for Bharat, if you are sincere. But one can see the lock and key of the BJP's Abadar for Bharat is surrendered before the FDI. We oppose that. The BMS oppose that. So we raise a slogan in support of the BMS, a part of Sangh Parivar. My dear sister Priyanka raised here the issues of the GIC, LIC employees. And it's very clear. Sir, their wage revision is pending since long. The government is silent. The bank employees are on strike. The LIC, IPO for sale. And the railways, ISRO, space exploration, India's sky, the earth and the Padal, all are given to the FDI, and you talk about Bharat Mata. I am very sure Bharat Mata will be weeping
will be weeping, seeing what you are doing in her name. Sir, this is the newspaper of today, Indian Express. Our respected finance minister made a big statement yesterday in the Lok Sabha. Banks robust as Modi government acted against NPA, she claims. She accused the UPA that during UPA, in dozens and tons, NPA was accumulating. True. Congress was supporting NPS like anything. But what you do? What the BJP do? I have short of time. I just narrate a certain few figures here. It is here. Don't worry. Sir, the NPA, the secret of the NPA. NPA is no more there. But haircut is there. What is haircut? What is haircut? See, SR Steels had an NPA of 54,000 crores. They paid only 42,000 crores. The haircut was 12,000 crores. 23% they got. The government lost. NPA is sold. Sir, Fusion Steels, the same way. Their NPA was 57,515 crores. And they gave 35,751 crores. The government and the bank lost 21.934 crores. 38% haircuts. Jodi Structures, NPA was 8,179 crores. They gave 3,691 crores. The haircut was 4,888 crores. 55% haircut. Electro Steels, 13,958 crores was the NPA. They paid only 5,320 crores. And the banks lost 8,638 crores lost. 62% loss for the banks, for the country. Mohanet Ispets, 11,478 crores was the NPA. They paid 2,892 crores and haircut was 8,586 crores. 75% haircut. Alok Industry, 3,200 was the NPA. 50,52 they paid. 25,148 the banks lost. Haircut was 83%. Sir, please. So, Videocon, the NPA was 46,000 crores. They paid only 2,900 crores. Your very famous friends they are. Yes, your financial cousins, political cronies maybe. They were having a haircut for 94%. This is the truth of the NPA. How can a government, a finance minister can claim like this? NPA is not there. But the banks lost, the government lost, they gained. And you claim that UPA was in dozens and tens NPA in our time, robust economy. So the robust economy, we can see it. The EPF, you made a cut in the interest rates, very cruel cut. I can say, in the present condition of the price rise, what the BJP government did on the EPF workers was the most unkindest cut of all. It is. Please conclude. So this is the government. And that's why we are really saying the government, this policy is not for the people of this country. Thank you. This is not for the India's progress, future. Not for Atmanirbhar for Bharat. This is a government controlled by the foreign capital.
in tune with the domestic capital, against the workers, against the poor, but talk about the poor a lot. The people are fed up, sir. The people need a change. Then you may ask me, what about UP? UP, you got a victory. Why? Because we are divided. We are divided. Please conclude. Look at the figures. Beyond the One thing is scope very of the clear. subject. Wherever there is an alternative, dependable alternative, the people are for that alternative, not Sorry, for you. Mr. Viswam, I I'm have to sure call the that, next speaker. sir, one sentence. No, I'm no, sure that the day will come, the people will see that a reliable alternative will emerge, and that alternative will save the country. We are for that. Thank you. Shri Sanjay Singh ji. धन्यवाद मान्यवर, आपने फाइनेंस बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं अवध के क्षेत्र से आता हूं, सुल्तानपुर से, उत्तर प्रदेश के, और वहां के अवधि के एक बड़े अच्छे कवि हुए रफीक सादानी साहब। उन्होंने अवधि में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है, भात मांगा पुलाव आवत है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यही है मान्यवर। इनकी सरकार, चुनाव आ जाए तो पेट्रोल का दाम कम, डीजल का दाम कम, गैस का दाम कम, सीएनजी का दाम कम, पीएनजी का दाम कम, सारी चीजों में महंगाई कम। चुनाव बीत जाए तो पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, गैस के सिलेंडर का दाम महंगा, सीएनजी का दाम महंगा, पीएनजी का दाम महंगा, सारा कुछ महंगा करने में लग जाते हैं। इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनीय समझौता है मान्यवर, कोई गोपनीय समझौता है। जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, जैसे ही चुनाव खत्म होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं, आओ तुम्हें बढ़ा रहे हैं। इस गोपनीय रिश्ते का खुलासा कीजिए। आप लोग ये जो झूठे तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिति है, इस समय तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम पिछले 7 वर्षों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा, और उसके मुताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया, इसका तथ्य अगर आप सामने रखेंगे तो पूरे देश के सामने आपका चेहरा काला हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठ आप इस देश की जनता से बोलते हैं। महंगाई आपको बढ़ाना होता है, उसके लिए 1000 तर्क आपके पास मौजूद है। दूसरी बात, अभी तो शुरू हुआ, फिर से बोलना शुरू कर देते हैं लोग। इनको महंगाई बढ़ाना है, सुनना कुछ नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, जब कोरोना की महामारी आई, पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक के कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कहा हमने मनरेगा के जरिए रोजगार दिया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो गया, लोगों को रोजगार की अभी आवश्यकता है, आपने मनरेगा का बजट घटा के 98,000 करोड़ से घटा के 73,000 करोड़ कर दिया। उसमें भी 18,000 करोड़ रुपए पुराना बकाया देना है। 54,000 करोड़ रुपए आपने मनरेगा का बजट कर दिया। मनरेगा का बजट आप घटा रहे हैं, और मनरेगा में आपकी स्थिति क्या है? यह आपका दिया हुआ जवाब है, मेरा जवाब नहीं है सर। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है। आंध्र प्रदेश में औसत 30 दिन, अरुणाचल में 47 दिन, आसाम में 22 दिन, बिहार में 36 दिन, छत्तीसगढ़ में 29 दिन, गोवा में 19 दिन, ऐसे ऐसे करके मध्य प्रदेश में 31 दिन। साल में मात्र 31 दिन, 30 दिन, 20 दिन आप रोजगार दे पा रहे हैं मनरेगा के जरिए, जिसका आप पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने मनरेगा के जरिए बहुत रोजगार देने का काम किया। इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगारों की अगर हम बात करें मान्यवर, हर क्षेत्र में ठेका प्रथा इन्होंने लागू कर दी। नौकरियां देने के बजाय आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा, और यह ठेका प्रथा एकमात्र कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का जरिया है। 50,000 रुपए में, 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में, 20,000 रुपए में साइन कराया जाता है, और जो मजदूर होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो ठेके पे काम करने वाले नौजवान होते हैं,
उनको 50% से भी कम पैसा दिया जाता है। यह होता है ठेका प्रथा। ठेका प्रथा एक गुलामी प्रथा है मान्यवर, इसलिए जो ठेका प्रथा पे लगे हुए लोग हैं उनको रेगुलराइज कीजिए और इस ठेका प्रथा के जरिए हिंदुस्तान के तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर जहां दलितों के लिए आरक्षण है, जहां पिछड़ों के लिए आरक्षण है, हमेशा से आपकी दलित और पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है उसके कारण से आप इस ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण धीरे धीरे करके सारे विभागों में आप खत्म करते जा रहे हैं। दूसरी बात मान्यवर, काला धन की बात अगर हम कर लें, आप ढिंडोरा पीटते थे 300 लाख करोड़ काला धन आएगा, 50 लाख करोड़ काला धन आएगा। आपके राज्य में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया। काला धन बढ़ता जा रहा है आपके राज्य में। कौन कौन से लोग हैं उसका भी खुलासा कीजिए। किसका काला धन है जो बढ़ा है? बीजेपी के नेताओं का है कि उद्योगपतियों का है कि अधिकारियों का है कि कर्मचारियों का है? किसका काला धन है? कहां से काला धन बढ़ गया, इसका खुलासा कीजिए। काला धन के नाम पर आपने इस देश की जनता को गुमराह किया। लोग आज भी मान्यवर 15 लाख की राह लगाए हुए कि उनके खाते में 15 लाख आएगा, उनके खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख छोड़ दीजिए, 2 करोड़ रोजगार की बात आपने कही, रोजगार आप खत्म करते जाते हैं। रेलवे की भर्ती का जिक्र मैंने किया था मान्यवर, दौड़ा दौड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं, FIR कराते हैं, मुकदमे कराते हैं, रोजगार उनको देते नहीं। एनपीए का जिक्र अभी विनय विश्वम जी कर रहे थे, 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए चंद पूंजीपतियों का है मान्यवर, और 10.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए में आपके बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति जो आपके मित्रों हैं, जिनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई, वो मेहुल भाई 20,000 करोड़ रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं। 2900 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग जाते हैं। 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग जाते हैं। नीरव मोदी हिंदुस्तान से हजारों करोड़ लूट के भाग जाते हैं। तो मैंने तो इस प्रस्ताव दिया था और आज इस सदन में आपके माध्यम से मान्यवर मैं कह रहा हूं कि 50 करोड़ से ज्यादा जिस भी उद्योगपति या पूंजीपति का बकाया हो उसका पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने नहीं पाएगा। अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। उसको भगाने का काम आप करते हैं, उसको भगाने का काम करते हैं। एक गरीब आदमी मान्यवर 10,000 रुपए का अगर कर्जा ले ले तो उसका कॉलर पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। एक किसान अगर 20,000 का कर्जा ले ले उसका कॉलर पकड़ के आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन 20-20 हजार करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, आज तक वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा है। तो ये पूंजीपतियों के साथ लूट और लूट के बाद उनको भगाने का जो धंधा चल रहा है, इसको रोकने का एकमात्र तरीका है 50 करोड़ से ज्यादा जो भी कर्जदार हैं उनके पासपोर्ट आप जब्त करने का काम कीजिए। मान्यवर, यहां बताया गया हमने ये कर दिया, हमने शिक्षा में ये किया, हमने स्वास्थ्य में ये किया। 130 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का शिक्षा का बजट मात्र 2%, 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क का स्वास्थ्य का बजट मात्र 2.3%। अभी एक खबर आई है मान्यवर, 1 अप्रैल से 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। 800 दवाओं का 10.5%, 10.7% 800 दवाओं का दाम आप बढ़ाने जा रहे हैं। और उसमें तमाम दर्द की दवा है, पैरासिटामॉल जैसी दवा है। तो आप अशिक्षा से दर्द देते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली से दर्द देते हैं, बेरोजगारी से दर्द देते हैं, किसानों को दर्द देते हैं, माताओं बहनों को दर्द देते हैं। अरे कम से कम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो। दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो, दर्द भी देते हो, दर्द की दवा भी महंगी करते जा रहे हो। तो मान्यवर, मैं तो इनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अभी दिल्ली का बजट पेश किया। अरविंद केजरीवाल जी के बजट को देखिए, 22% शिक्षा पे खर्च किया, 13% स्वास्थ्य का बजट है, ट्रांसपोर्ट पर, रोड पर 13% का बजट। दिल्ली की सरकार मान्यवर जब आई थी तो 30,000 करोड़ का बजट था,
आज 75,000 करोड़ का बजट दिल्ली की सरकार ने पेश किया, 2.5 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। एक ईमानदार सरकार चला के दिखाई। अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज करना छोड़ दो, इनकम टैक्स अफसर है, बुला के बैठा लिया करो साथ में, कुछ सिखा देंगे बजट कैसे बनता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। और बिजली पे मान्यवर, जिस पे सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं लोग कि अरे दिल्ली वाले तो फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं, फ्री बिजली पा रहे हैं। बिजली का बजट मालूम है आपको? मात्र 4%। मात्र 4% बजट में दिल्ली की जनता को हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं। सीखो कुछ अरविंद केजरीवाल से, सीख लो आप लोग। और आप लोग क्या करते हो? फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो, फिल्म के पोस्टर पे राजनीति कर रहे हो। मैं तो मान्यवर आपके जरिए इनसे मांग करना चाहता हूं, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मजाक करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी। प्रावधान कीजिए। और मैंने तो प्रस्ताव रखा था, सारे सांसद अपने 1 साल की निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं। आप राजनीति कर रहे हैं और यहां विनय सहस्त्र बुद्धे साहब बैठे हुए हैं। आपकी भाषा सुनता हूं, मैं बड़ा प्रभावित होता हूं सर आपसे। आपकी भाषा सुन के मैं बड़ा प्रभावित होता हूं। आदरणीय शुक्ला जी बैठे हैं। अरे थोड़ा ये भाषा, ऐसे बोलने की भाषा अपने नेताओं को सिखाइए। खत्म कर रहा हूं सर। हो गया। इनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नहीं, ऐसे नहीं। यही संस्कार सीखते हैं आप लोग। वो गाली दे रहे हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री को सर, निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। यही संस्कार सिखाते हैं आप लोग। आरएसएस की शाखा में यही संस्कार सिखाया जाता है। 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गाली दी जा रही है सर। इनका प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये गाली गलौज करने वाले लोग हैं, ये नफरत और झगड़ा फैलाने वाले लोग हैं, ये देश को बांटने वाले लोग हैं। आज भारत हंगर इंडेक्स में 101 स्थान पे पहुंच गया। भूख के मामले में 101 स्थान पे आपने भारत को पहुंचा दिया। खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। और हैप्पीनेस के इंडेक्स में 136 नंबर पे भारत को आपने पहुंचा दिया। किसी को खुश नहीं रखते आप। सारा वर्ग दुखी आपसे, किसान दुखी, नौजवान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी, पूरे हिंदुस्तान को आपने दुखी कर रखा है। क्योंकि आपकी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, नौजवानों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। कॉर्पोरेट टैक्स आप खत्म करते, कम करते हो, 25% से घटाते 22%, कर्मचारियों का टैक्स कम नहीं करते। श्री सपन दास गुप्ता जी, पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हो, पूंजीपतियों की गुलामी कर रहे हो। प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। Rule 261 says, 1 second. yeah, kindly. Sir, Rule 261, expunction of words from proceedings. If the chairman of, I have something very important to say. If the chairman is of the opinion that Yes, a word, yes. okay, I'll tell you. We are aware of this. No, honorable member while speaking referred to the government and said, Sarkar ka chehra kala ho jayega. Yeah, what I'm saying is, no, kindly. No. No debate, no debate. No, I will tell you why it is up. No, kindly listen to me. Please sit down. Kindly listen to me. Kindly. Please sit down. Sir, No kindly. debate on this. We have taken note of your objection. We have taken note of... I have taken... Please be seated. Please be seated. Please be seated. Will be verified. Records will be verified. No. Records will be verified. Please, listen to me. Please listen to me. Oh. Please. No. I am on my legs. I am on my legs. Please. Chair is... I am on my legs. Please. I am on my legs.
No, I have. Please listen. Please listen. Please listen. आप बैठ जाइए। श्री शोभन दास गुप्ता जी, आप बोलिए। बैठिए। Deputy Chair. Sir, the House seems... Sir, the House seems to be in a very jolly mood. शेखर जी। And therefore, This is not the way. may I request... Sir, will you bring the House to order? All right. No. Oh, what is going on? No, Sanjay ji, ये नहीं. Sanjay ji, please. Sir, since the House is in a very jolly mood, I think I'll start this on a very lighter note. You see, when a person who happens to be a Bengali is asked to speak on the finance bill, there is a presumption that he must be an economist. Now, I beg to say that I'm not an economist, but I would like to say that there is an inverse relationship. There is an inverse relationship between the number of economists produced and the condition of the economy of that state. I think, sir, yesterday, Mr. Elangovan, a very good friend of mine, a very erudite member from Tamil Nadu, he asked this very basic question: what sort of a budget is this? He was rather agitated. And then he said, this is not a budget for the 20th century. Now, it may be a Freudian slip on his part by saying 20th century. But I think he had a point. Yes, sir, this was not a budget for the 20th century. This was a budget for the 21st century. And the reason, perhaps, the Honorable Finance Minister shunned poetry, some of which her predecessors have been generously taking recourse to. She shunned generous rhetoric and came down to the point. She could have spun a web of dreams, like we've heard today. We've heard yesterday and today people saying that the tax to GDP ratio is too little. In other words, we must tax more. But if you tax more, you'll say the middle class is being squeezed. We are being told that perhaps the best index is the happiness index. In other words, those who are unhappy should be banished to some other part, which would leave a large section of this house vacant. We have been taking a situation whereby you want wealth creators to be in this country. But then you say that this is a society, this is a government which is only for the wealth creators, and then you say 20,000 of them have left the country. There has to be a degree of consistency in this whole narrative. A budget is just not a budget, just like economics is not a science. A budget takes into account political realities. A budget is made, a finance bill is done on the premise that what is possible and what is doable. There are certain political options which have got to be weighed. And these political options were very scrupulously weighed in this case. There was a conscious decision taken that the welfare net would be expanded. There was a very conscious decision taken that taxes will not rise. There was a very conscious decision taken that the health sector would be expanded. And these were flexible decisions given that we were faced with what can at best be called unprecedented
but it could also be compared to a war. No one expected the COVID situation, just like I guess no one really expected that the war in Ukraine would have such a devastating fallout over the rest of the world. But you must have that necessary flexibility to be able to do that. And I think one of the first things we must realize about this government's approach is that it is not molded by doctrine, it is molded by necessity. And it is molded by a degree of pragmatism which has come about. Now, there could be various alternatives. Now, many of the people here would say that everything must be done by the state. That is one approach to governance, where the state takes predominance over everything else. At least we have in the Modi government a far more practical approach whereby said the state is important, but society is far more important. And it is this blend to be able to match the state with society. And I think that is very important in governing this economics of this. Mr. Chidambaram spoke yesterday in his rather uncharacteristic emphasis on trivia on the private sector has been left out. Sir, the private sector is not left out, but the private sector normally, and with his rich experience should know, doesn't come under a union budget. It is governed by other facets. I think we must also realize that the povertarianism which my friend Manoj Jha articulated on the basis of a report, which my friend Mr. Amar Patnaik also alluded to, is not necessarily the only prescription we can have of this country going ahead. What is the basis on which this budget has been crafted? The budget has been crafted on the basis that society in India at this stage needs a blend of both entitlement but more important, empowerment. You can have two approaches to a sick person. You can say you can say have more doctors. Yes, of course, you need medical assistance. But far more important is to ensure that the conditions in which people live are such that the need for doctors becomes less and less. That would be the more healthier approach. And I think here, rather than go through the prescriptions which a lot of my Nobel-winning Bengali economists suggested of just doling out money, the idea was that yes, of course, you must dole out some in the form of free rations, that you must dole out in the form of the Kisan Nidhi which has been given. You must dole out resources in the form of free vaccinations. But most important, you must create the conditions in which people can recover. Now, how successful are these prescriptions, how the conditions, is really going to be the test. Expansion of Manrega is not necessarily the criterion of a healthy society. Manrega is a desperate means when work is not available. It is an emergency situation which is there. What we need to do is to actually ensure that Manrega is properly implemented in its absolute right way. And there are many states in this country where Manrega, unfortunately, has been distorted, having fallen prey to what is called cut money, to patronage, to cronyism. We must ensure that the implementation of Manrega is as good as the direct benefit transfers. That is a test. These are the type of things which are important. We must ensure that the credit extension which has been given to SMEs, to MSMEs, does not suffer
as they have done in the past sometimes, in the hands of indifferent bank managers who are not very conscious of why these are there. We must be concerned that the expansion of taxes is due to expanding the tax net, not burdening more people. Today, I think one of the greatest successes of this Modi government has been the adept use of technology for making people's lives much easier. Today, we've seen a 48% growth in direct taxes. Mr. Alphonse referred to that. But we've also seen that there has been a great expansion in the number of taxpayers. This is not merely only because the incomes have risen, certainly that is the case, but because tax compliance today is far better. That you've created a situation whereby it has become impossible for those who are willful tax evaders to survive. You can't buy a car without your Aadhaar card. You can't buy something without a PAN card. So these checks and balances, the use of technology, has made life much more better. Today, sir, we are on the cusp of actually creating the architecture of a welfare state. But a welfare state that does not leak. It's a welfare state which is actually targeted towards the most vulnerable. Yes, there are loopholes. Who can say that there aren't loopholes? But the purpose of this is to actually ensure that those who need it most actually get it. And as for wealth creation, I think it's about time we realize that wealth creation is not a dirty word. We recognize that the state by itself cannot create everything. There was a lament yesterday in the debate about the decline of BSNL. Yes, but today ask yourself the question, have we not made a huge exponential shift in the manner in which telecom companies view their customers, where they compete with each other to lower their rates and attract customers? Would that complacency have been there if the arrogance with which the public sector initially undertook its role, had that been still there? So competition is not necessarily bad. And the important thing is to ensure that there is an actual full competitive environment which is available in this country. And I think the main task is to ensure that some form of actual monopolies do not exist in this country. That there is competition between states, there is competition between companies, there is competition to improve ourselves. And that environment is what this budget is all about. Sir, Mr. Elangovan was right. This is not an ordinary budget. Because this was not really a budget only for one fiscal year. This budget, in my view, actually set out the steps which we need to make India grow bigger and bigger, to get out of this third world mentality, to get out of a situation where we take poverty as given, where we can begin the task of actually managing prosperity, managing greatness. And this is something which may be a novel experience to those who think that the politics, the rhetoric, the poetry of India is only about deprivation, only about poverty. My friend there, Sujit Kumar, comes from Kalahandi district. Now at one time in the 80s, Mr. Jairam Ramesh would remember, Kalahandi was equated with the worst form of deprivation you could have. When you said Kalahandi, you meant deprivation. Today,
what is the position of Kalahandi. Look at where it has grown and where the potential, and it still hasn't reached its full potential. It is going. So the idea is therefore not to bask in what we are today, but what we can grow towards. And if the finance minister can simplify laws, yes, Mr. Chidambaram was right. There are some laws which are written in a ridiculous sort of way. They are not written for ordinary users. They should be simplified. That's a fair criticism to make about the whole culture, and which he did mention was also a legacy issue. But if we say that everything, as Mr. Vishwam would like us to believe, should devolve on the state, and that we become a subject of what the government thinks, then the creative potential of India is not going to be fulfilled. And I would urge the finance minister to, in future, to look upon it at best as how people can be empowered, how we can create a facilitating environment in which this economy can grow, because we've had a few knocks. COVID has been a knock. Ukraine will probably be a knock. But we will grow out of it. And when we grow out of it, we can then realize our full potential. And that, to my mind, is the most important feature of what this budget actually tries to do. A big stepping stone towards a larger objective of Atmanirbhar Bharat. Thank you very much, sir. Manya Abdul Wahab ji. Whenever I'm coming, you are in the chair, it's very good. And It's good for me. Being last speaker, our FM is also here. So as Mr. Nadeem told, I congratulate our finance minister for going for the next 25 years budget Madam is giving us, not just the 21st century, 21st century, for 22nd century also. 22nd century, looking ahead. And BJP has got all the right because they got a majority. Constitutional terms they got, but as the percentage, most of the community or the non-voters for BJP on the other side. Somebody was telling against the division in the opposition. Whatever it is, we have to have this budget every year. Every year, since so many years, in my age, I am looking this every greenery or rosy budget, everybody, even for UPA or BJP, all the budgets are rosy. But end of the day, there is saying in our place, whichever father comes, suffering is for my mother. Whoever coming to power, ultimately we are suffering the Aam Aadmi, not Sanjay Singh. We are suffering. So I wish our country should not be a Sri Lanka in future. I hope that FM will be very much taking care of that. 150 million crores is our debt, internal and external. This has to be, should be there in the mind of our finance minister. And I am not each and everything from GST, that issue, this issue, from 5%. You are looking again to the watch. That is a problem. This is my job. You look at me, no problem. But whenever I am speaking this one, You have time. so many people talk, nobody You have was time. looking to this one. To me, you are always looking there. This is my job which I do. Your job You is- do your job. No, you have to encourage me instead of just looking at the watch. Anyway, I am not each and every, this one 5% here, footwear, that wear and all, I am not looking. Our finance minister should have looked 100 times for that one, trying to give us less tax and more welfare schemes. I hope finance minister will change some items, especially my colleagues have told, and I hope that she will look into that one. And a word I have to say is, I want to have the last word, but I am leaving it to the Honorable Minister. Thank you. Thank you. माननीय महेश पोद्दार जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. आज के चर्चा में
दो तीन बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि यदि किसी बजट पे किसी बंगाली को बोलने कहा जाए तो समझो कि वो इकोनॉमिस्ट है। यदि कोई बजट बनाने वाला चाहिए अच्छा तो समझिए वो कोई हरियाणा वाला होगा। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ छोटी सी, यदि आपको बजट प्रॉफिट का बनाना हो घाटे की जगह तो एक मारवाड़ी को बुला लीजिएगा, और गुजराती भी चाहिए। गुजराती हो तो और उत्तम। महोदय, प्रियंका जी ने एक बात कही बुलेट की। इस देश में एक बहुत गरीब परिवार में एक व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है और अपनी मेहनत के बल पे, अपनी निष्ठा के बल पे देश के एक बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठता है। महोदय, वो उस धातु का बना होता है जिसको जितना तपाओ वो उतना निखरता है। महोदय, वो ऐसा व्यक्ति है who can bite the bullet, who doesn't dodge the bullet, but who can also digest the bullet. और महोदय, वो आदमी है नरेंद्र मोदी। जब से उन्होंने राजनीति में, एक्टिव राजनीति में कदम उठाया सन 2000, तब से वो क्या कर रहा है, शब्दों के हर तरह के प्रहारी तो झेल रहा है और जैसे जैसे प्रहार बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी प्रतिभा निखरती गई। और आज जब हम देश के इस मुकाम पे और जब उसके देश के प्रधानमंत्री के तौर पे 7वां वर्ष गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि विश्व के सारे लोग उसे एक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कोई को इससे अच्छा लगे, कोई को जलन हो, वो उनकी समस्या है, विश्व की समस्या नहीं है और हमारी तो बिल्कुल ही नहीं है। महोदय, अभी लोगों ने कहा, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लोगों ने कहा हमने तुम्हें वोट दिया, तुमने क्या दिया। महोदय, लोगों ने हमें वोट दिया, हमने उसे आयुष्मान दिया। महोदय, सारे जिला, देश के सारे जिला में पब्लिक हेल्थ लैब बनाने का वायदा किया और बना भी रहे हैं। महोदय, 1 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना के द्वारा हमने मदद कराई है। बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं महोदय। लेकिन अगर लोग ये पूछते हैं कि अगर इस देश ने विश्वास जताया है इस सरकार पे तो क्या दिया। अभी कल मैं चिदम्बरम जी को सुन रहा था और उन्होंने एक अच्छी बात कही। हमारे साथी इन्होंने भी कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। महोदय, इस देश में इनकम टैक्स में सुधार की बातें बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सारे कानून में सुधार की बातें बहुत दिनों से चली आ रही है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 जो पिछली सरकार ने बनाया था। महोदय, उस कानून के तहत जितने देश के कॉरपोरेट टैक्स में कर्मचारी पदाधिकारी थे, सारे के सारे आपराधिक श्रेणी में आ गए थे और उसके बाद में पिछले 5-7 साल में 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके। जब आप कल परसों नए कानून के, जीएसटी कानून के बारे में बात हो रही थी, बिल्कुल नया कानून है, बहुत सारे अमेंडमेंट है। मैं भी उसका पक्षधर नहीं हूं कि बार बार अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन एक नया कानून जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, यदि उसमें आवश्यकता अनुसार दिक्कत को देखते हुए उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए संशोधन करना पड़े तो क्या कसूर है। महोदय, ये मैं बोल सकता हूं कि ये सरकार करों के मामले में, कानूनों के मामले में बहुत स्पष्ट नीति रखती है। यदि हमने 58 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म कर दिया, जब हम लेबर के मामले में 13 केंद्रीय और राज्य करों को मिलाकर के एक जीएसटी ले आए बहुत हिम्मत के साथ, जब 3 लेबर कोड में 25 से अधिक केंद्रीय कानूनों को समावेश कर दिया, तो महोदय इस देश में यदि इनकम टैक्स का जो कोड कि जो उन्होंने विपक्ष के तौर पे उन्होंने सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव है ये। यदि कोई इस देश में इनकम टैक्स का नया कोड ला सकता है तो मैं कहता हूँ यही सरकार ला सकती है और यही सरकार लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। महोदय, जीएसटी के मुआवजे के बारे में बात कर रहे थे, मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जीएसटी आने के पहले सारे राज्यों के अपने अपने रेवेन्यूज थे जो जीएसटी में समा गए थे और जीएसटी में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बहुत हिम्मत करके 14% हर साल वृद्धि का वायदा करके एक आम सहमति बनाई थी, जिस कारण से इस देश में व्यापार करना इतना आसान हुआ। बहुत बड़ा कदम था, बहुत हिम्मत वाला कदम था। मैं तो बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को कि इस विपत्ति के समय भी कभी भी इस सरकार ने नहीं बोला कि हम ये नहीं दे पाएंगे, इससे हमको कुछ कंसेशन चाहिए, कभी नहीं बोला। हाँ,
दिक्कत थी, कुछ आगे पीछे देने की दिक्कत थी जो उन्होंने स्वीकार किया, और मैं समझता हूं राज्यों को भी इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, उनकी अपेक्षा कुछ और है, वो जीएसटी काउंसिल देख रही है। महोदय, यदि 14% उनकी वृद्धि निश्चित तौर पे मिल रही है पिछले 5-7 सालों से, और जब उसके पहले जब जीएसटी नहीं था औसत वृद्धि 5-7% होती थी राज्यों के करों की, तो महोदय आप अनुमान कर सकते हैं इससे उनको फायदा हुआ कि कम हुआ। लेकिन जिन राज्यों को ज्यादा फायदा हुआ है, दुखद स्थिति यह है महोदय, सबसे ज्यादा आलोचना वही राज्य कर रहे हैं। महोदय, जब फेसलेस असेसमेंट की बात उठा रहे हैं तो ये बात सही है कि सामने चेहरा दिखता नहीं। मैं समझता हूं तकलीफ उन लोगों को हो जो सामने चेहरे को मैनेज कर सकते थे, उनको तकलीफ हो रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम जैसे साधारण करदाता को आज किसी से भी पूछ ले, खास लोगों से ना पूछे, आम लोगों से पूछे, आम लोग बहुत खुश हैं, बहुत सरल है, और सारे देश में इसका स्वागत हो रहा है, सारे टैक्स कंसल्टेंट्स भी इसके स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा वित्त मंत्री जी को कि आज रिफंड की स्पीड अप्रत्याशित रूप से अच्छी हो गई है, लेकिन उनको जरूर कहना चाहूंगा कि इतना रिफंड क्यों करना पड़ रहा है, इस पे भी वो जरा विचार करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अपील के केसेस तुरंत कैसे निपटा सके, इस पे भी सुधार करने की आवश्यकता है। और प्री डिपॉजिट टैक्स के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। इस बार बजट में पूंजीगत व्यय पर चिदम्बरम जी का एक लंबा विवेचना मैंने सुना। महोदय, बहुत नामी प्रसिद्ध वकील हैं, और उन्होंने कहा कि मामूली घटौती हुई है, जबकि सरकार ने ईमानदारी से 60,000 करोड़ रुपया जो एयर इंडिया का था उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में लिखा और उसको डिस्क्लोज किया। मान लिया जाए कि उस 6.11 लाख करोड़ नहीं 5.5 लाख करोड़ ही है, तो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस सिर्फ 4,000 करोड़ कम हुआ। और दूसरी तरफ में जब 1 लाख करोड़ राज्यों के साथ में उसको जोड़ ली जाए तो करीब 20% की वृद्धि है। तो महोदय, 20% की वृद्धि उनको दिखी नहीं, और 1% से कम की खर्चे जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से है, सरकार के हिसाब से तो उसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन उनके हिसाब से उसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया कि ये सरकार कम खर्च कर रही है, जो बजट से भी कम खर्च कर रही है। महोदय, एक कहावत है, ए लायर विल डू एनीथिंग टू विन ए केस, समटाइम्स ही विल इवन टेल द ट्रूथ। ये कहावत है, और मैं समझता हूँ कि कल जो हम लोग सुन रहे थे वही मुझे समझ में आ रहा है। और जब उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया मॉस्किटो बाइट के बराबर, कि 20% की वृद्धि जो है इज जस्ट लाइक ए मॉस्किटो बाइट। महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ कि 2008 द कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ 1.2 लाख करोड़, 2009 उस समय एक विपत्ति आई थी देश के सामने 2008-9 में, उस समय वो घट करके 93,000 करोड़ हो गया, करीब करीब 22% कम हो गया। 2010 1.2 लाख करोड़, इंक्रीज बाय 22%। अब हम इधर देखें तो 2020 में वी हैड ए बजट ऑफ 3.3 लाख करोड़, 2021 में 4.1 लाख करोड़, इंक्रीज बाय 25%। 21-22 में 5.5 लाख करोड़ उनके आंकड़े के हिसाब से, तो इंक्रीज बाय 34%। एंड 23 में 7.5 लाख करोड़, 36%। महोदय, इफ 20-25% इंक्रीज इज जस्ट ए मॉस्किटो बाइट, देन आई डोंट नो, जब उस समय विपत्ति आई थी, जो उस समय उनका कम हुआ था कैपिटल एक्सपेंसेस, उसको वो क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता हूं, मैं कोई नाम नहीं देना चाहता हूं। महोदय, जब सदन के सामने मैं और कुछ आंकड़े रखूंगा कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, कहा गया कि इन्होंने कुछ मित्रों को मदद करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है। महोदय, कम टैक्स करना हर समय बुरा नहीं होता। 11-12 में द बजटरी एस्टिमेट was 3.3 lakh crore and actual was 2.9. 12-13 में 3.4 लाख करोड़, एक्चुअल वाज 3.1। 13-14 में 3.7 लाख करोड़, एक्चुअल वाज 3.4। और महोदय, 22-23 में 7.2 लाख करोड़ वाज द एस्टिमेट एंड द एक्चुअल इज 7.3 लाख करोड़। महोदय, अगर हमने कम भी कर दिया लेकिन बजट से और एस्टिमेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ, ये देश में उद्योगों को और व्यापारियों को आगे बढ़ाने की भावना से हम कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए।
महोदय, आंकड़े बोलते हैं और झूठ तो नहीं बोलते। आप तय करें कि कॉर्पोरेट टैक्स की कमी से इस देश को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। महोदय, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रियंका जी ने कहा, कैपिटल मार्केट के बारे में, तो ये एक तथ्य है, उनको मालूम होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लोग आते हैं और पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। उन्होंने केवल पैसे निकालने की बात की, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। मैं समझता हूं कि ये तथ्यात्मक रूप से गलती है। महोदय, वाइजाग स्टील प्लांट और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों ने बात कही। मैं केवल एक हिंदुस्तान जिंक का उदाहरण देना चाहूँगा। 2002 में 770 करोड़ में बेचा गया और आज उसका 30% स्टेक, केवल 30% स्टेक इज 27,000 करोड़, और मांग रहे हैं लोग, सरकार दे नहीं रही है। और 2002 में 70 करोड़ के शुद्ध लाभ के जगह आज 8,000 करोड़ रुपया का उस कंपनी को फायदा हो रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी सरकार को मिल रहा है। महोदय, डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ए बैड, अब तक का एक्सपीरियंस, बैड डिसीजन जो अब तक का है। एयर इंडिया के मामले में 60,000 करोड़ का घाटा हुआ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए, किसके ऊपर कार्रवाई है? विजय मल्ल्या ने तो 5,000 करोड़ का घाटा किया, हम उसको भला बुरा कहते हैं। महोदय, और अंत में महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे टीएमसी के साथी ने हमारे जननायक प्रधानमंत्री मोदी जी पर व्यक्तिगत और घटिया आक्षेप लगाए। महोदय, ये दुख का विषय है। मैं समझता हूं उनका जीवन एक खुली किताब है। उनके आर्थिक मामले सबको मालूम है, उनकी बैलेंस शीट सबके सामने है, उनके निजी एसेट, निजी व्यवहार, उनके परिवार का आचरण सबको मालूम है। कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी ईमानदारी की सजा न दें। मैं इस सदन के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा। और महोदय, एक कहावत है, द मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, और यह राष्ट्र भी ऐसा है। हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में अत्यधिक दबाव में थे, लेकिन कभी हमने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा, और मुझे यकीन है सभी बाधाओं के बावजूद हम सभी के लिए विकास जारी रखेंगे। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महेश जी। अब माननीय मंत्री जी का जवाब। Thank you very much, sir. I thank all the 26 honorable members who participated in this debate and have actually gone into great details of discussing most aspects of the budget, some aspects of the finance bill, and some aspects of the appropriation bill. I focus on my reply shall focus on observations made on the finance bill and observations also made on the appropriation, and less on the budget, because on the budget I think we've had one round already. So I shall not spend too much time responding to observations made on the budget. So this finance bill has been presented at a time when the revival from the pandemic days is still an ongoing job, and we are focusing on a sustained growth, recovery with a predictable taxation regime, and ensuring that the newer challenges which are before us, whether at the time of the budget presentation I hadn't taken on board the Omicron, and now we are also facing the situation of a full-blown war in Ukraine, which is not some war in some corner of the world, but it is seem to be having impact on all countries like the way the pandemic had. But this impact is disruption to very many supplies. The value chains are all broken. Newer markets are emerging. At the same time, old markets are all caught up in a situation where nothing is normal. So you're actually in a situation where, like the way during the pandemic we came up with a budget and then came the second wave, this time we came up with a budget so that continuity in recovery
will be aimed at, and then came Omicron. Now we also have a war whose impact is being felt by all of us. However, if we just go back to the realities which hold good for the budget of last year and the budget of this year, and therefore reflection in the finance bill, is that we have not taken taxation as a route for mobilizing resources. I said this in the Lok Sabha. I was pleasantly surprised to hear very many members here also referring to my response there. But that response is a well thought out response, a response which is a true response, fact-based response, in that in the last year, we did not fall back on any increase in tax in the name of COVID tax or in the name of any other element of tax to have the resource mobilized for the sake of meeting the challenges of recovery. So did we in this budget as well. So I want to highlight that fact, that the clear understanding and direction by the Honorable Prime Minister was the budget shall not draw on resources by taxing people at this time when recovery is the most important element, and that we should find resources and fully continue with the predictable recovery that we were aiming at, and sustained recovery for growth was the point which was underlined. And in that context, therefore, I repeat what I said in the Lok Sabha, that the OECD report has clearly shown that about 32 countries had increased various tax rates during the pandemic. They could have raised the personal income or corporate income or environment-related taxations or health-related taxes or excise duties, but they were large economies, developed economies, not so developed economies, all of whom resorted to increasing in tax. We did not, in spite of all the speculation which was going on in the media as well. So no tax was increased for our recovery process to be funded or aimed. So in spite of all the uncertainty, and in spite of all the self-doubting eminent persons who have been commenting saying, no, Indian economy has a problem, nobody is realizing, those in the government don't know how to handle the economy, and so on, I'd like to place before you figures which actually depend on the judgment of people who deal with money, big money, and who are dealing with big money across the board anywhere in the world, and which is reflected in the FDIs. The FDI inflow into India, sir, in FY21 was $81.72 billion, US dollars. In FY20, it was $74.39 billion. India has continued to remain in the top 5 FDI recipient countries, and this is a UNCTAD UNCTAD report. I'd like to say that in the 7 years and 9 months of Prime Minister Modi's government till December 2021, the FDI inflows into India has been $500.5 billion, and that is about 65% higher than the FDI inflows during the entire 10-year regime of the UPA. So if 10 years of UPA, which is normally touted as very good, we did this, we did that, we've controlled everything, we were incentivizing the growth of the economy, could draw only some amount which was 65% lesser than what we've drawn, in spite of the kind of comments which have been made against this government saying you don't know how to manage the economy, I think that reflects how honestly both the Indian investors and also investors from abroad have trusted the economic management of this government under Prime Minister Modi. And that is why you find 10 years से ज़्यादा 65% ज़्यादा हमारे लिए FDI 7 साल और 9 महीने में ही आ गया है इस देश में.
So I now go responding to the observations made by eminent speakers, most members of the House, so that it covers at a go the issues raised by individuals, but at the same time answer those issues which have been raised by that member, but also equally by others. There were questions raised by senior member Shakti Singh Gohil that the COVID-19 emergency response and health system preparedness package, which was given 15,000 crore, has it actually been utilized, what is happening, and so on. So the Union Cabinet on 22nd April 2020 itself approved significant investments in the health sector. 15,000 crores were allotted. The funds which were sanctioned were to be utilized in 3 phases, and for immediate COVID emergency response mechanisms, particularly for that 7,774 crores were provisioned, and the rest for medium-term support, which is about 1 to 4 years programs which will be taken up, and all of them taken up in mission mode approach. So we have attended through from 2020 itself for funding emergency response mechanisms and infrastructure which is so required for that. Also, health-related COVID measures being the issue of concern, 23,123 crores have been again provided for a second phase of health preparedness packages, and this has also gone through, and this was approved by the Cabinet on July 8, 2021. So one was April 2020, the next was in 2021. We've given 23,123 crores. Again, that is for health preparedness. So, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, through which insurance schemes for health workers was launched, increased investment again for public health had been spent, setting up of infectious disease hospitals at the block level. I remember some honorable members referring, saying it's all right, you have AIIMS like facilities, but does that go down to the block level? It was specifically aimed at setting up infectious disease hospitals at the block levels, integrated public health labs, and so on. 900 crores have been provided to Department of Biotechnology for research and development purely for COVID vaccine. And then 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID affected sectors has also been given, of which 50,000 crores was purely for the health sector. So, each budget since after the pandemic lockdown was announced has been focusing on building health infrastructure abilities and the actual grounding of health infrastructure. Budget 2021, the outlay for health and well-being was 2,23,846 crores for the year 21-22, which is now coming to an end, and this year's 94,452 crores have been given, with an increase of 137%. So there has been continuously, and there's allocation for Mission Poshan, which is meant for nutrition, and also Swasth Bharat Yojana, which gets 64,180 crores over a period of 6 years. So specifically issues related to health emergency response system, health emergency infrastructure, the allocations have been steady from 2020 and substantial in order that health infrastructure get strengthened. So I'm looking around only to make sure the issues raised by the members and those members are present here because somewhat some of the members are not here, but the issues raised by them are important. There is a kind of a practice which I've got used to in the Lok Sabha where the speaker has, of course that shouldn't matter here, but I would just say it, saying if the member who raised the issue is not here, you don't need to respond to them. But I would still think, because for the benefit of the House here, even if the member is absent, I would want to respond to it because the issues raised have been very important. Sir, Member Amar Patnaik
had raised, based on his, I think, vast experience in dealing with accounts and also being very familiar with public accounts and so on, has raised very critical questions about cesses and surcharges. Cess and surcharge having become very much more significant, his concern was, has it led to a situation where the state's share in the devolution has come down? I would seek your indulgence, sir, in that I would go through a bit of an elaborate explaining it in three different silos, because it's a very important aspect of the debate, and I think all of us, every member would want to know about it, and I would rather put this up front so that people know the arguments which every now and then, even during the question hour or otherwise, all of us give as response. It may sound, many people, without the narration here, it looks as if we are just saying, no, we have not. But actually, I'll put before this august house the facts which govern. So, as per Article 271 of the Indian Constitution, all taxes and duties, except surcharges and cesses levied for, after all, they are levied for specific purposes, shall be distributed to the Union and between the Union and the states. That is well laid out. The percentage of share for the states in the net proceeds is recommended by the Finance Commission, and then it is accepted by the Government of India from time to time. Sir, and also further, as per Article 279 of the Indian Constitution, the net proceeds of shareable central taxes shall be certified by the Controller and Auditor General. So it's not as if I can determine something and say this is the net proceeds. It is certified by the CAG for any particular year. Accordingly, the CAG of India certifies the total shareable pool of taxes every year. He certifies it, so it's not a random subjective number. And then the Government of India devolves that amount, that certified amount, to the states. So this is well established, and there is no way any individual or any government can tinker with that process. That is established. So for instance, now I go to my first silo for my response to Amar Patnaik ji. For instance, the share of the states in devolution in central taxes was projected as under for this budget. In the BE 21-22, meaning for the year which is ending in another 1 or 2 days, when it was presented in the budget, the BE said 6.66 lakh crores is the share of states in devolution. That's a BE. RE 2021-22 for this year, RE, which is the year which is in running, in the next 2 days it's going to get concluded. It is 7.45 lakh crores. Honorable members will be pleased to know, I'm glad Amar Patnaik ji is here, so all the more reason why I have to respond. Honorable members will be pleased to know that what I have devolved this year in the place of 7.45 lakh crores, which is my RE. My BE was 6.66 lakh crores. What I've actually devolved is 8.35 lakh crores as on date. So, not just the BE, not just the RE, which is higher than the BE, but actually much more than that, and this is a 1.69 lakh crores more than the BE. So 90,000 crores over the RE. Over the BE, 1.69 lakh crores have given more. Over the RE, which itself is an elevated RE, 90,000 crores has been given in excess of what I put in the RE figures.
how did this come about? So before I go to that, one-time payment which I've done this year, as a result of which this hike was possible, I just want to go into the detail of a table. The net proceeds which gets authorized by the Controller and Auditor General, if I can take the figures for a moment so that the honorable members will be informed. The net proceeds is arrived at from the gross tax revenue, which includes the cesses and surcharges and everything else, the gross tax revenue, then remove from it the cesses and surcharge, then remove from it the cost of collection, and then you arrive at the net proceeds. I'm sure Amar Patnaik ji is here, he can say if I'm going on the right track. So you arrive at the net proceeds. And that net proceeds is what is authorized by the CAG, and based on which, given the formula by the Finance Commission, the amount gets distributed to the states. I'll just read the numbers, sir. So that between 2019-20, 2021 and 21-22, we know the flow of how things are. The state's share, I'll directly come to that and go back to giving backward linkage. The fear that states are getting lesser, I just want to address that straight away. State share, sir, in 2019-20, I'm talking of the actual share which went to the states, was 6,83,353 crores. 1920 actual. 2021 actual. 6,15,841. 21-22 budget estimate 6,65,563 over the 1920 figure, 2021 figure. 2021-22 is 6,65,563. 21-22, the same year, for which the BE was 6,65,563, the revised estimate shows you 7,20,557, which is the revised estimate for this year, which has 2 more days to go. So, the RE actually is shown as 835 only because I have a long overdue amount which has been lying from 2014-15, which was constantly being discussed with the CAG, which had to be paid to the states, and states had to give some amount to us. All this reconciliation has been going on from 2014-15. I take that up now, so that we know why the actual, not just because of the net payable due, net proceeds are higher on their own, but there's also this one-time payment which I have made this year. One-time payment, I say, because unpaid dues to the states from their share of central taxes from, would you believe it, from 1996-97, 1996-97 till 2014-15 have been continuously being under negotiation with the CAG. I picked up that also. We have been talking with the CAG, discussions were held. So the unpaid dues which the states need to get and the dues which the states had to give to the center were all worked out clearly, reconciled. Net 43,000 crores had to be given to, devolved to the states. So there was some amount which the states owed to the center,
some amount which the center owed to the states, all this piling up from 1996-97 till 2014-15. Even that was taken up, negotiated, discussed with the CAG, and the CAG, after reconciling these two dues from here, both have been reconciled. 43,000 crores we have cleared as of 28 February 2022. This year, it was Modi government which has cleared this due. Since 1996-97 till 2014-15, the CAG... Please. Since then, the negotiations happened or not, at least we picked it up and we have settled this. So today, when I say that the revised estimate, because of better handling of all the cesses and surcharges being given to the states, as well as this 43,000, just 143,000 also getting added, goes up to 8.35 lakh crores. 8,35,000 crores. I'm right. So 8,35,000 crores as RE, which is 1.69 lakh crores more than the BE itself, and 90,000 crore over the RE, which is an enhanced amount. So in this, now I've explained that one-time payment which has been pending from 96-97 till 2014-15, that lock, stock and barrel has been cleared now, net approved by the CAG. So that leaves me with having to explain what happens to the cesses and the surcharges. For example, sir, this I go to the third silo. For example, 2013-14 to 2022-23, I give the cumulative amounts, the actual utilization of the health and education cess, which is a question which many honorable members have been asking. Oh, you've been collecting health cess, you've been collecting education cess, where is it going? You're collecting it and keeping it for yourself. States are suffering because to that extent their revenue is coming down. Not at all. The actual utilization of health and education cess, I think it was formerly called as primary and secondary higher education, primary, secondary and higher education cess. Now then it was changed to health and education cess. The cumulative total, sir, is expected to be 3.94 lakh crores as against the estimated collection. Please, Mr. Vinay Viswamji, no, please. No, please. I'll give you everything that you want, Honorable Member Vinay Vishnu. But when you obstruct my flow, please. I just can't, Please do not obstruct. This is not right, Mr. Vinay Viswam. Sitting on the... Let her reply, then. Let her reply. No, please. We have already spoken. Let her reply. No, this interruption is not correct. Please read the rules and procedure. It's very clearly mentioned that while sitting you cannot comment. Please. Sir, sorry for repeating. From 2013-14 to 22-23, which is including the forthcoming year from 1st April onwards, the actual utilization of health and education cess is expected to be 3.94 lakh crores as against an estimated collection of 3.77 lakh crores. Collection is only 3.77 lakh crores estimated, whereas its actual utilization is going to be 3.94. This cess is primarily funding centrally sponsored schemes which happen in the states, wherein the funds are being transferred to state governments. So the health and education cess, much higher than what is being collected, is going to the states till 22-23. So on the health and education cess,
जितना भी आशंका है, डाउट्स है किसी का मन में भी, प्लीज उसको दूर करें। कलेक्शन इज 3.77 लाख करोड़, मगर उसमें उठाने वाले खर्च 3.94 लाख करोड़, मतलब केंद्र सरकार उसमें जोड़ करके दे रही है। कलेक्शन को लेकर के बैठ नहीं रही है बिना खर्च भी उठा रहे हैं, उसमें हमारे पैसा भी जोड़ रहे हैं। इसीलिए सेस का विषय में जब भी उठाते हैं प्रश्न, केंद्र सरकार उस सेस को कमा रही है, वो कमाई हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा हर पैसा उधर जाता है, उससे ज्यादा भी जाता है। सो उसमें स्पष्टता रहे। सर, सेकंड, दूसरा सेस का उधर, क्योंकि बार बार उसके ऊपर भी डाउट्स आते हैं लोगों के मन में, अरे कॉम्पनसेशन का सेस इतना कलेक्ट करते हैं, स्टेट्स को नहीं देते हैं, स्टेट्स को इतना बकाया है। स्टेट्स का बकाया हम तय नहीं करते, जीएसटी काउंसिल तय करता है कितना अभी देना, बाकी कब देना है। वो जुलाई 22 से जो सेस का बढ़ाया काल समय बढ़ाया 26 जनवरी तक, मार्च तक, वो पैसा भी कॉम्पनसेशन सेस से कलेक्शन उसका तय करने वाले, मतलब वो कॉम्पनसेशन सेस का तय करने वाले जीएसटी काउंसिल, फिर भी उसका भी आंकड़ा में दे देती हूं। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस टोटल यूटिलाइजेशन फ्रॉम 2017-18, जब से जीएसटी लागू है तब से टोटल यूटिलाइजेशन अप टू 22-23, मतलब अप्रैल 1 से जो साल आने वाले हैं उसको भी जोड़ करके मैं डिटेल्स दे रही हूं, इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.01 लाख करोड़, मगर उसमें कलेक्शन कितना है जी? 5.63 लाख करोड़। किसी का बकाया नहीं है, मगर पैसा भी नहीं है देने के लिए। वो आएगा जुलाई से, आने के बाद वो भी हम देंगे, मगर पैसा नहीं दिया। पर्टिकुलरली बीजेपी शासन जहां नहीं है उनको नहीं दे रहे, हम बैठ रहे हैं उसके साथ। भैया कहां है पैसा, दिखाओ जो मैं इधर रख के बैठ रही हूं। डेटा दे रही हूं जी, आप एक बार चाहिए तो किसी सीएजी से भी बात करिए। मालूम है ना, डिजिटल है जी, डिजिटल है। मैं रख नहीं सकती हूं, आप आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। डिजिटल है तो आरोप भी नहीं लगाओ, आपको भी समझ में आएगा। डिजिटल है, प्लीज डिजिटल है, आरोप लगाने वाले भी सोच समझ करके आरोप लगाओ। तीसरी, थर्ड सर, आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, जो रनिंग कमेंट्री का भी जवाब दे पाएंगे आज रनिंग कमेंट्री को भी देऊंगी जी जवाब। हाँ, ये नहीं है कि बोल करके चली जाना, रिकॉर्ड में आ गया जवाब नहीं मिले, नहीं, आज हर एक का जवाब मिलेगा। प्लीज रनिंग कमेंट्री को देना ही नहीं बैठकर पड़ता सर। मिस्टर हुसैन, प्लीज हुसैन, प्लीज डू नॉट डू इट। डेप्यूटी चेयरमैन सर, प्लीज, ये आप तय नहीं करेंगे। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप अनऑथराइज्ड वे में बोल रहे हैं। प्लीज फॉलो द रूल्स, प्लीज, नो, वी हैव टू फॉलो द रूल। प्लीज बैठिए, अब प्लीज बैठिए। हर क्षण हर बात में जवाब मांगते हैं आप बीच में डिस्टर्ब मत क्या करिए, अदरवाइज आई विल फोर्स टू टेक योर नेम। बीच में डिस्टर्ब न करें सर। रूल के हिसाब से जवाब देना ही पड़ेगा, मैं भी मानती हूं, मगर जो खड़े होकर के आपके अनुमति से बात करते हैं उनको देना ही पड़ता है, रनिंग कमेंट्री को नहीं। ये स्पष्ट रहे सर। सर, टोटल यूटिलाइजेशन, तीसरे एग्जाम्पल, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया हेल्थ और एजुकेशन सेस का, दूसरी कॉम्पनसेशन सेस का, तीसरी दे रही हूं जो बहुत ही मशहूर है, पॉपुलर है, सबको उसके ऊपर ध्यान रहता है, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस
इसका पहले former name was Central Road Cess. It is expected to be 11.32 lakh crores as against the collection of 11.37 lakh crores. मतलब from 2010-11 to 22-23, from when the cess has been imposed, 2010-11 to 22-23 आने वाले साल को भी इंक्लूड करते हुए 11.37 लाख करोड़ से कलेक्शन और इट इज एक्सपेक्टेड टू यूटिलाइज 11.32 लाख करोड़. इस सेस को कैसे उपयोग करते हैं सर? It is being utilized to create infrastructure such as road, railways, drinking water, health, telecom, etc. एक जगह पर उपयोग करते हैं क्या? नहीं, पूरे देश में उपयोग करते हैं, हर प्रांत में उपयोग करते हैं, हर रीजन में उपयोग करते हैं. आजकल हर राज्य में जहां डेवलपमेंट कम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी उपयोग करते हैं. इसीलिए ये सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस का भी स्टेट्स के द्वारा ही हर पैसा उनके यहां पहुंचता है. सो सरचार्ज, सेस, इसका उपयोग भी, मैं सेस और सरचार्ज का भी बोल रही हूं, स्टेट के पास जाता है, स्टेट्स में उपयोग में आता है. स्पेसिफिकली जिस कारण कलेक्ट कर रहे हैं, जिस नाम पर कलेक्ट कर रहे हैं, उस नाम पर खर्च भी होता है सेस और सरचार्ज का. आई होप अमर पटनायक जी is able to get a complete answer on this issue which he raised. Sir, member Vishambar Prasad Nishad ji, I'm not sure if he's here, but I'll still mention. Yes, he's here. Vishambar ji हैं, please. Oh, okay. Sir, उनका एक concern था sir, कि GST, oh yes, I couldn't see the lal topi. GST on bicycles, sir, is higher at 18%. वो उनका वरी था कि बाइसाइकिल जैसे आम जनता यूज करने वाले एक चीज के ऊपर 18%. As against, sounds sensational, but he said it, as against GST rate which is very low for diamonds. कहने में अच्छा सेंसेशनल लगता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ सेंसेशन लगता है, मगर सेंसेशन ही है. Bicycle attract a concessional GST rate at 12% and not 18% as mentioned by the member. 18% नहीं है, 12% है. मगर डायमंड्स के रेट सर जीएसटी काउंसिल ने 0.25% लगाया, बिकॉज majority of the diamonds which are imported into India are worked on, value added and cut and polished in India, which is a big job provider. शक्ति सिंह जी को मालूम है, पूरे गुजरात, सूरत और बहुत सारे इलाके में इतने छोटे छोटे यूनिट्स में ये कारोबार चलता है, लाखों से संख्या में लोग काम रोजगार मिलता है उधर. और पूरे ये डायमंड्स कट एंड पॉलिश होने के बाद एक्सपोर्ट में चले जाता है. और एक्सपोर्ट में टैक्स कोई एक्सपोर्ट करते नहीं है हम. Even if you lay a tax on something, when you send it as an export, that is drawn back. The duty is drawn back. So there is no tax burden shifted to the buyer somewhere outside. So no export carries any tax. So this export, particularly because it's providing huge jobs, employment, the higher GST, which was indicated by Nishad ji, would only mean that you will crack down on the units, make them unviable, and जो jobs मिल रहा है लोग को लाखों की संख्या में, वो सब चले जाएगा. So उसके पीछे एक लॉजिक है. Sir, I can't see Sukhendu Shekhar Roy ji, but Nadimul Haq ji is here, so I'm sure he'll take that response to him.
he was worried about, and I'm equally with him on this. It's a very sensitive matter on which we have, I remember from 2019 budget, making one or the other provision so that this scourge is removed from our society. Allocation for manual scavenging has been reduced to mere 5 crores, is what he felt. That's not right, sir. Allocation for self-employment and rehabilitation using machines and robots, for those who want to be there, no compulsion on anybody, has been raised, and it is at 70 crores, and that is in the budget of 22-23 as against 43.31 crores in the last year's budget. So actually more needs to be supported to them as and when there is any demand. That is part of our stand-up program also at the district levels. Also on the midday meal and ICDS, it was felt that the expenditure is very low. That's also not true. Expenditure on midday meal is estimated to be somewhere at 9,418 crore as against 10,234 crores of the earlier. This is 92% of the RE itself, not the BE. So we have not reduced on that as well. Then less than 1% of GDP, he says, on education. Adequate allocation has been made, and for the first time, and I remember the education minister recognizing the fact, Dharmendra Pradhanji, that 22-23 education budget has actually crossed 1 lakh. It is 1.04 lakh crores for education, 18% increase from the last time, sir. Similarly, for women and child, so Member Shukendu Shekhar Roy can be convinced about what has been given for social sector and particularly for education. So, Member Vijay Sai Reddy Garu had spoken about GST on insurance products. I just want to say very clearly that at present, goods and services tax on health insurance service is levied at a standard rate which is 18%. But I want to underline the fact for the notice of all members that specific health insurance schemes catering to the needs of economically weaker sections, health insurance for economically weaker sections of the society and for the differently abled people, Divyang log ke liye, those schemes, I will read it out: Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Universal Health Insurance Scheme, Jana Arogya Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Niramaya Health Insurance Scheme are all fully exempt from GST. So, economically weaker section के लिए जो schemes है insurance scheme और differently able people के लिए जो insurance schemes है उसमें GST लगता नहीं है, बिल्कुल लगता नहीं है. So, I just want to make sure